रोहित अपनी गर्लफ्रेंड सारा को सरप्राइज देने के लिए कार में ले जा रहा था। सारा की आंखों पर पट्टी बंधी थी। सारा बार बार पूछ रही थी, बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं। रोहित कहता है, जरा सब्र रखो। आखिरकार कार रुकी। रोहित ने सारा को कार से बाहर निकाला और उसकी आंखों की पट्टी हटाई। सामने थी शानदार चमचमाती स्काई व्यू टावर, जिसका उद्घाटन आज हो रहा था। सारा खुशी से झूम उठी, लेकिन जैसे ही उसने टावर के ऊपर एक नजर डाला, वो बहुत डर गई। उसे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा कि आज यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वहां ही उनका फोटो खींचकर वेलकम किया जब वो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े, जो 8 लोगों की कैपेसिटी के बावजूद बहुत ज्यादा लोग थे। अब सारा को एहसास होने लगा कि यह लिफ्ट बीच में ही टूट जाएगी और वे सारे मारे जाएंगे। यहाँ तक कि वह एक बच्चे के लिफ्ट में कूदने से भी डर रही थी, मगर लिफ्ट नहीं टूटा और वे टॉप फ्लोर पर पहुंचे, जहाँ चारों तरफ रौनक थी। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी एक शैंपेन की बोतल का ढक्कन उड़कर झूमर से टकरा गया, जिससे झूमर का एक नुकीला हिस्सा टूटकर ग्लास फ्लोर पर गिरा और उसमें दरार आ गई। लेकिन इस बात से अनजान भीड़ उस फर्श पर मस्ती में उछल कूद रही थी। इसी बीच रोहित सारा को ताजी हवा में बाहर ले गया और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज किया। तब सारा अपनी प्रेगनेंसी का बताकर इस पल की खुशी बढ़ा देती है। यहीं पर एक लड़का सिक्कों को एक एक करके नीचे फेंक रहा था। अचानक उसका फेंका हुआ एक सिक्का वेंटिलेशन फैन में जाकर अटक गया, जिस कारण फैन का ब्लेड रुक गया। इधर रोहित और सारा सगाई करने के बाद दिल खोलकर डांस करने लगे थे। तभी अचानक सारा को एक भयानक विजन दिखने लगा। वह देखती है कि टावर की एक बीम से नट बोल्ट निकल रहे हैं। अगले ही पल ग्लास फ्लोर टूट जाता है और दर्जनों लोग नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। रोहित किसी तरह एक कांच के टुकड़े को पकड़कर लटक जाता है। इससे पहले कि सारा कुछ कर पाती, रोहित भी नीचे गिरकर मारा जाता है। ये सब देख टावर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उधर वेंटिलेशन फैन के रुकने से वह पूरा एरिया गर्म हो चुका था। आग के संपर्क में आते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके चपेट में काफी सारे लोग आए। सारा किसी तरह बचकर लिफ्ट में जाने के लिए भागी, लेकिन लोग उसे धक्का मार मार कर लिफ्ट में घुसने नहीं दिए। एक पल में लिफ्ट भीड़ से खचाखच भर गया। लोड इतना ज्यादा पड़ा कि लिफ्ट का एक पार्ट टूटकर एक आदमी पर गिर पड़ा, जिससे उसका कचूमर बन गया। बेतहाशा भीड़ सीढ़ियों पर उमड़ पड़ी तो अत्यधिक लोड के चलते वह भी टूट गया। सारा सबसे पीछे थी, इसलिए वह बाल बाल बच गई, लेकिन अगले ही पल टावर का एक हिस्सा टूटकर एक तरफ झुकने लगा। काफी सारे लोग फिसलकर विंडो के पास इकट्ठा हो गए। वहीं सारा किसी तरह रेंग कर ऊपर चढ़ गई और अपने पीछे वाली औरत को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक वह औरत भी नीचे फिसल गई। इसी बीच उनकी नजर पियानो पर पड़ी, जो आधा हवा में लटक रहा था और किसी तरह बैलेंस बनाए हुए था। विंडो पर मौजूद सभी लोगों की जान हलक में अटकी हुई थी, क्योंकि अगर वह गिरा तो उनका अंत तय था। तभी वह सिक्का पियानो पर जा गिरा, जिससे पियानो तेजी से उनकी ओर फिसला और विंडो तोड़ते हुए बाहर निकल गया। उधर वह सिक्का फेंकने वाला लड़का टावर से बचकर निकल चुका था, लेकिन अगले ही पल पियानो उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसका शरीर चकनाचूर हो गया। फिर टावर का एक हिस्सा भर भराकर गिर पड़ा। सारा अभी भी किसी तरह बची हुई थी। तभी उसने वहां एक बच्चे को देखा, जिसकी मां ने मरने से पहले उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। सारा उस बच्चे को लेकर कूद पड़ी, लेकिन तभी पता चला कि उसकी एक उंगली लोहे के सरियों के बीच फंस जाती है। सारा की सगाई का रिंग उसे कुछ देर तक बचाए रखा, मगर अंततः वे दोनों भी गिरकर खत्म हो गए। यह सब कुछ एक सविता नाम की लड़की क्लास में लेक्चर सुनते हुए सपना देख रही थी। अचानक वह डरकर चौंक पड़ी तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी। इन दिनों उसे किसी सारा नाम की औरत के लगातार सपने आते थे, पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी नानी का नाम भी सारा ही था, लेकिन उसने ना तो अपनी नानी को कभी असल में देखा था और ना ही उनकी कोई तस्वीर देखी थी। तब उसकी रूममेट ने मजाक में कहा, घर जाओ और इसका कोई हल निकालो, वरना किसी रात मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। अगली सुबह सविता घर जाती है। घर पहुंचकर उसने इस सपने के बारे में अपने डैड से कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मॉम की पुरानी एल्बम खोजने लगी, जिसमें शायद उसकी नानी सारा की कोई तस्वीर हो, लेकिन उस एल्बम के बारे में उसके डैड को कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच उसे उसका छोटा भाई चिंटू मिला, जो मामा के घर जा रहा था। इसी बहाने सविता भी चार्ली के साथ मामा के घर निकल पड़ी। रास्ते में उसने को सब कुछ बता दिया। उनके मामा के 3 बच्चे थे, रिंकू, बॉबी और जूलिया। उनसे मिलने के बाद वह अपनी मामी और मामा से मिली। तब सविता ने अपने मामा से यहाँ आने की वजह बताई। कहती है कि मैं आपसे आपकी माँ सारा के बारे में पूछना चाहती थी। मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार एक ही सपना आता है और सब खुश बताती है। यह सब सुनते ही मामा चौंक गए। मामा बोले, ये सब मैंने अपनी माँ सारा से भी सुना था, लेकिन तुम उनसे दूर रहो, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। सविता ने जिद की। तब मामा ने सच बताया। उनके पिता की मौत के बाद सारा उन्हें और सविता की माँ को कभी स्कूल जाने नहीं देती थी। घर में बंद कर देती थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो सब मर जाएंगे। उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में आकर उसकी माँ और मम्मा को उनसे दूर ले जाना पड़ा, लेकिन सारा फिर भी उनका पीछा करती रही। बच्चों के जन्म के बाद खौफनाक चिट्ठियां
चिट्ठियां भेजी जिनमें मौत की खबरें और लाशों की तस्वीरें होती थीं। सविता पूछती है कि क्या वह चिट्ठियां अब भी आपके पास है? उसके मामा तुरंत भड़क उठे, कहते हैं कि इतना सब जानकर भी तुम खत मांग रही हो, सारा से दूर रहो, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। जब मामा नहीं माने तो वह अपनी मामी के पीछे पड़ गई। आखिरकार मामी ने बताया कि सारा से जुड़े कुछ दस्तावेज नीचे वाले बेडरूम में रखे हैं। सविता ने वहां जाकर ढूंढा तो उसे एक सारा की एक तस्वीर मिली। उसे यकीन हो गया जो सपना वह बार बार देख रही थी वो किसी और का नहीं, उसकी नानी सारा का ही था। फिर सारा से मिलने सविता निकल पड़ती है। लंबा सफर तय करने के बाद वो एक घर के सामने खड़ी थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि चले जाओ, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद सविता कैमरे में अपनी पहचान बताती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ, मुझे आपसे मिलकर कुछ सवाल पूछने हैं। इतना जानते ही सारा का इरादा बदल जाता है और वह सविता को अंदर बुला लेती है। यहाँ पर सारा अपनी सविता को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हें मेरा खत मिला, शायद इसी वजह से तुम यहाँ आई हो। तुम्हारी मॉम कैसी है? सविता बताती है कि जब वह 10 साल की थी तभी मॉम उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई, मतलब सालों से वह एक दूसरे के साथ नहीं थे। इसके बाद सविता अपनी नानी को अपने सपने वाली बात बताती है जिस पर नानी कहती है कि जो सपना तुम्हें 2 महीनों से परेशान कर रहा है वो सब मेरे असल में साथ हुआ था। दरअसल बरसों पहले उस दिन स्काई व्यू रेस्टोरेंट में हादसा होने से पहले ही मुझे भविष्य की एक झलक दिखाई दी थी। अगले ही पल जब सब कुछ वैसा ही दोहराता दिखा तो सारा घबरा गई। उसने सबको सतर्क किया कि डांस फ्लोर टूटने वाला है और यह बिल्डिंग गिरने वाली है। मौत ने उन्हें खत्म करने के लिए जो प्लानिंग की थी उस पर सारा ने पानी फेर दिया। उस दिन सारा ने स्काई व्यू में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया था, लेकिन मौत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। स्काई व्यू में जितने भी लोग थे उनकी मौत अलग अलग हादसों में एक एक करके होने लगी, कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि सारा का बॉयफ्रेंड भी मारा गया। लेकिन तब तक सारा मौत की हर चाल को समझ चुकी थी। उसने कभी उसे दोबारा मौका नहीं दिया। वो सालों से मौत को चकमा देती आ रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार मौत जीतने वाली है क्योंकि 2 महीने पहले सारा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और तभी से सविता को वो डरावनी झलकियां दिखनी शुरू हो गईं। यह महज इत्तेफाक नहीं था। अगर कायदे से देखा जाए तो सारा का वंश उसी हादसे में खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब साफ है, सारा के ब्लड लाइन से जुड़े जितने भी लोग हैं मौत अब उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। सालों से सारा यही बात अपने बेटे बेटियों को समझाना चाहती थी पर उन्होंने उसे गलत समझा, उसके डर को पागलपन कहा और उससे दूरी बना ली। आगे उसकी नानी कहती है, मुझे तुम्हें इस किताब से सब कुछ समझाना होगा ताकि मेरे बाद तुम हमारे परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी उठा सको, लेकिन इस किताब को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। मैं 20 सालों से बाहर नहीं गई, यहाँ हम दोनों सुरक्षित हैं। यह मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। इस किताब में सब कुछ है, हर एक चेतावनी। सविता को भी यह सब पागलपन लगता है और वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे कॉलेज जाना है। वो कहती है यह सब बस एक सपना ही तो है। वो जाने लगती है, वह किताब भी छोड़ जाती है। तब सारा धीरे से कहती है, तो तुम्हें यकीन नहीं है अपने वंश को बचाने के लिए? आखिरकार सारा ने उसे सच्चाई दिखाने का फैसला किया। वो ठीक उसी जगह खड़ी हो गई जहाँ पर उसने किताब में मौत का अगला वार लिखा था। सारा जानती थी कि मौत आने वाली है और अगले ही पल मौत ने उसे खत्म कर दिया। सविता की आंखों के सामने सब कुछ हुआ। वह जोर से चीख पड़ी। फिर सविता के मामा संतोष की माँ सारा का अंतिम संस्कार था। संतोष ने अपनी बहन अंजलि, जो कि सविता की माँ है, को भी बुलावा भेजा था। किसी को उनके आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह आ गई। उन्हें यहाँ देखकर सविता का खून खौल उठा, क्योंकि जब वह सिर्फ 10 साल की थी तब उसकी माँ उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। इसलिए वह उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और इसी वजह सविता वह से अपने घर लौट गई। सारा के अंतिम संस्कार के बाद संतोष ने घर पर ही छोटी सी पार्टी रखी। वे इसकी तैयारी कर रहे थे, तभी बॉबी से ग्लास गिरकर टूट गया। उसका एक नुकीला टुकड़ा बर्म में जा मिला और ड्रिंक बनाते वक्त वो कांच का टुकड़ा एक के ग्लास में चला गया। इधर सविता ने सारा की डायरी पढ़ना शुरू किया तो उसे सारी बातें समझ आने लगी। तभी अचानक एक फोटो नीचे गिर गई और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। उसी टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा सविता के पास आ पहुंचा। सारा ने कहा था, मौत अगर कोई इशारा दे तो उसे नजरअंदाज मत करना। सविता समझ गई और अगले ही पल कार लेकर मामा के घर के लिए निकल पड़ी। इधर बॉबी और चिंटू बच्चों की तरह ट्रैम्पोलिन पर बेखबर कूद रहे थे। तभी ट्रैम्पोलिन का मैट धीरे धीरे फटने लगा और तो और उनके ठीक नीचे एक नुकीला रेक पड़ा था। उधर से वह संतोष को भी अपने साथ कूदने के लिए बुला लेते हैं। संतोष जूलिया के साथ जगह टेबल टॉप गेम खेल रहे थे, लेकिन बुलावे पर उन्होंने ग्लास टेबल पर रखा और उधर चल पड़े। ट्रम्पोलिन पर चढ़े ही थे कि तभी अंजलि की नजर नीचे पड़े उस नुकीले रेक पर पड़ गई। सबको लगा कि उसने एक अनहोनी को टाल दिया, पर यह भी मौत की एक चाल थी। इसी बीच सविता भी वहां पहुंच चुकी थी। अगले ही पल ट्रैम्पोलिन का मैट फटा और जूलिया का ध्यान भटक गया। उसके हाथों से लगकर जेंगा का टावर सीधे उस ग्लास पर जा गिरा, जिससे वह नुकीला कांच का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। संतोष
संतोष ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और उनका पैर उसी कांच के टुकड़े पर पड़ गया। दर्द के मारे वह बुरी तरह बिलबिला उठे। तभी वह नुकीला रेख लुढ़कते हुए पास में पड़ी घास काटने वाली मशीन के स्विच पर जा गिरा और मशीन चालू हो गई। संतोष लड़खड़ाते हुए उसी मशीन के नीचे आ गए। अगले ही पल उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मतलब सारा का कहा गया हर एक लफ्ज बिल्कुल सच था। अब सविता मौत को चकमा देने का रास्ता जानने के लिए सारा की डायरी पढ़ने लगती है। उसी डायरी में उसे जेबी नाम के एक शख्स का जिक्र मिलता है जो किसी तरह मौत को मात देकर अभी भी जिंदा है और छुपा हुआ है। इसके बाद सविता सारा और रोहित की फैमिली ट्री बनाती है। उन्हें 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, संतोष और अंजलि। फिर संतोष के 3 बच्चे हुए, रिंकू, बॉबी और जूलिया। वहीं अंजलि के 2 बच्चे थे, चिंटू और खुद सविता। और अब सविता को समझ आ चुका था कि इस पूरे खून के रिश्ते पर मौत की साया मंडरा रही। यह सारी बातें सविता ने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करके सबूतों के साथ बताई। सारा की डायरी में उन सभी लोगों की मौत का जिक्र था जो उस दिन स्काई व्यू में मौजूद थे। वो लोग जो मरने वाले थे, लेकिन सारा ने उन्हें वक्त रहते बचा लिया था। मगर किस्मत को बदलना आसान नहीं होता। आखिरकार मौत ने किसी को नहीं बख्शा, सिवाय 2 लोगों के, एक छोटा बच्चा और सारा जो सालों से मौत को चकमा दे रहे थे। बाकी सभी एक एक करके अलग अलग हादसों का शिकार हो गए और ठीक उसी क्रम में मरे जैसे सारा ने देखा थी। सविता ने सब समझाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। जूलिया बोली, हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, स्काई व्यू में थे ही नहीं, तो मौत हमारे पीछे क्यों आएगी? इसका जवाब सीधा था, मौत को सब तक पहुंचने में सालों लग गए और इस दौरान उन लोगों के बच्चे हो गए, वो बच्चे जिन्हें कभी पैदा ही नहीं होना था। अब मौत उन्हें भी उसी क्रम में ढूंढ रही है, इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा। मौत के मारने का एक पैटर्न था, वह उम्र के हिसाब से हर फैमिली को निशाना बना रही थी। मतलब जिस फैमिली में जो सबसे बड़ा है, मौत वहीं से शुरुआत करती है। संतोष की फैमिली में सबसे बड़े थे मामा खुद, इसीलिए मौत ने सबसे पहले उनकी फैमिली को चुना। अब अगला नंबर है उनके बेटे रिंकू का, फिर जूलिया और सबसे आखिर में बॉबी की बारी आएगी। दूसरी तरफ सविता की फैमिली है, सबसे पहले उसकी माँ अंजलि मरेगी, फिर सविता और फिर सबसे छोटा चिंटू। मौत के मारने का पैटर्न बिल्कुल साफ था, बड़े से शुरू होकर छोटे तक एक एक करके सबको खत्म करना। सविता समझाती रही, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। रिंकू जो मौत का अगला शिकार था, एक टैटू आर्टिस्ट था। रात को उसका बॉस कुछ घंटों के लिए स्टूडियो की जिम्मेदारी उसे सौंप कर कहीं चला गया। रिंकू ने अपने सारे अपॉइंटमेंट पूरे किए, फिर अकेले में अपने डैड की याद में अपने ही हाथ पर टैटू बनाने बैठ गया। तभी अचानक कुछ सामान शेल्फ से अपने आप गिरा। एक शीशे का जार जोर से जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। रिंकू चौंक कर खड़ा हुआ। उसी झटके में क्लीनिंग लिक्विड का बड़ा डब्बा कुर्सी से टकराया और जमीन पर फैल गया। वो जार को देख ही रहा था कि छत पर टंगी एक चैन टूटकर झूलती हुई उसके नाक में लगे रिंग में फंस गई। रिंकू ने तुरंत चैन को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो चैन ऊपर लगे फैन में उलझ गई। चैन ने रिंकू की नाक को खींचना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह छटपटाने लगा। इसी बीच पास रखा लैंप उससे टकराकर क्लीनिंग लिक्विड पर जा गिरा, जिससे आग लग गई। तभी रिंकू ने किसी तरह चैन से अपनी नाक छुड़ाई और सीधे आग पर गिर पड़ा। अगली सुबह यह खबर सबको पता चली। सौभाग्य से रिंकू ने उस वक्त लेदर जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वह आग में झुलसने से बाल बाल बच गया था। सविता हैरानी से पूछती है, यह कैसे हो सकता है? मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी थ्योरी बकवास है, मौत मुझे छू भी नहीं सकती। तभी एक ट्रक उसके इतने करीब से गुजरी कि सबका कलेजा हलक में आ गया। सविता उसे समझाने के लिए उसकी छोटी बहन जूलिया से कहती है, लेकिन जूलिया भी स्टेफानी की इन बातों से तंग आ चुकी थी। वह उसकी एक नहीं सुनती और तुरंत रनिंग के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर एक आदमी ब्लोअर से सूखी पत्तियां समेट रहा होता है और वहीं 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी उस ब्लोअर चलाने वाले आदमी के सिर पर पीछे से कुछ आकर गिरा, जिससे वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। उसका ब्लोअर फिसल कर दूर जा गिरा और उसे उड़ती धूल सीधी फुटबॉल खेल रहे बच्चों की आंखों में जा लगी। आंखों में धूल पड़ने से बच्चों का ध्यान भटक गया और फुटबॉल सीधा जूलिया के सिर पर जा लगी। टक्कर से जूलिया लड़खड़ाकर पास ही रखे कचहरे के डब्बे में जा गिरी और ड्राइवर ने जूलिया को कचरे समेत ट्रक में उठा लिया। जूलिया चिल्लाती रही, लेकिन ड्राइवर म्यूजिक सुनने में इतना मग्न था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सविता ट्रक के ऊपर चढ़ गई और अंदर झांक कर जूलिया को देखा। जूलिया हाथ बढ़ाकर बाहर निकलने की कोशिश, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जूलिया अंदर ही दब गई। यह हादसा दिल दहला देने वाला था। सविता अंदर से टूट चुकी थी। उसे लगा कि शायद भाई बहनों के क्रम में उससे कोई गलती हो गई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रिंकू की माँ अनीता सबके सामने एक निजी सच्चाई साझा करती है। वो कहती हैं कि दरअसल रिंकू संतोष का बेटा नहीं है। रिंकू के जन्म से पहले ही अनीता और संतोष के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। उसी दौरान अनीता कुछ समय के लिए किसी और के करीब आ गई थी और उसी रिश्ते से रिंकू का जन्म हुआ। इसका मतलब ऑर्डर में कोई गलती नहीं। अगला नंबर बॉबी का है। इससे पहले कि उसे कुछ हो, पूरा परिवार सलाह मशवरा करके जेबी को ढूंढने निकल पड़ता है। डायरी के मुताबिक
जेबी होप रेवर नाम के एक अस्पताल में काम करता था जो यहाँ से महज 1 घंटे की दूरी पर था। वे तुरंत उससे मिलने पहुंचते हैं। असल में जेबी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें सारा ने कभी बचाया था। कई सालों बाद सारा ने उसे फिर से ढूंढ निकाला और उसे मौत को मात देने का तरीका सिखाया। फिर वे मिलकर एक ऐसा केबिन तैयार किए जिसमें घटना घटने लायक कुछ भी सामान यूज नहीं किया गया। बरसों तक वे सारा को उस केबिन के अंदर राशन, पानी, दवा, दारू का सप्लाई करते रहे। इसीलिए सारा सालों तक उस केबिन में सुरक्षित रही। बॉबी उससे कहता है, मैं किसी केबिन के अंदर अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसके अलावा कोई तो और तरीका होगा। जेबी कहता है कि इसके अलावा और 2 रास्ते हैं, या तो बॉबी को किसी की जान लेनी होगी ताकि उस मरने वाले इंसान की बची हुई जिंदगी उसे मिल जाए, या फिर उसे अपनी मौत का नाटक करना होगा। दरअसल कई साल पहले एक औरत ने यह तरकीब अपनाई थी। उसके डॉक्टर ने उसे कुछ सेकंड के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया और फिर वापस जिंदा कर दिया था। इस तरह मौत का चक्र टूट गया, लेकिन यह तरीका बहुत रिस्की था। इसी वजह से सारा ने इसे कभी नहीं अपनाया। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए। फिर जेबी कहता है, मैं भी सारा की तरह बीमार हूँ। मौत से कोई नहीं बच सकता, तुम सब मरने वाले हो और तुम्हारे बाद मेरी बारी भी आएगी। क्योंकि सारा के विजन में जेबी सबसे आखिर में मरा था, इसलिए असल जिंदगी में भी उसकी बारी सबसे अंत में ही आएगी। सब कुछ समझने के बाद रिंकू किसी तरह बॉबी को मरकर वापस जिंदा होने के लिए मना लेता है। वे परिवार वालों की आंखों में धूल झोंकते हैं और तुरंत एक पीनट बटर वाला बिस्किट मशीन से तोड़कर निकाल लेते हैं। दरअसल बॉबी को पीनट से एलर्जी थी। ऐसा कुछ भी खाते ही उसका गला सिकुड़ने लगता था और सांस रुकने लगती थी। रिंकू की प्लानिंग थी कि वह बॉबी को यह बिस्किट खिलाकर कुछ देर के लिए मारेगा और फिर सही समय पर दवा देकर उसे वापस जिंदा कर देगा। लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। किसी चीज से टकराकर पास में रखी एमआरआई मशीन अचानक चालू हो जाती है। बिस्कुट खाते ही बॉबी का दम घुटने लगता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एमआरआई का मैग्नेट बेहद ताकतवर होता है और उसके चलते हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। रिंकू के शरीर पर मौजूद सभी मेटल की चीजें उसकी नाक, कान वगैरह में पहनी रिंग्स जोर से खींचती हैं और खून के छींटों के साथ बाहर निकल जाती हैं। अगले ही पल एमआरआई का मैग्नेट व्हीलचेयर समेत एरिक को खींचकर मशीन के अंदर ले जाता है। उसके हाथ में बॉबी की एलर्जी की दवा थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिंकू की दर्दनाक मौत हो जाती है और अगले ही पल बॉबी भी मारा जाता है। रिंकू सारा की ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं था। शायद उसे मौत के रास्ते में टांग अड़ाने की सजा मिली थी। अब बारी सविता के परिवार की थी। सविता की माँ अपने बच्चों की सलामती के लिए केबिन में ही रहने का फैसला करती है। फिर वे सब बस में सवार होकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मौत कई बार उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वे किसी तरह बचते बचाते आखिरकार सारा के ठिकाने तक पहुंच ही जाते हैं। तभी मौत एक बार फिर अपनी चाल चलने लगती है। बिजली के तार आपस में टकराकर स्पार्क करने लगते हैं और चिंगारियां निकलकर उस केबिन की तरफ बढ़ने लगती हैं, जहां गैस लीक हो रही होती है। उधर सविता बस से बाहर नहीं निकल पा रही होती क्योंकि उसका सेफ्टी बेल्ट फंसा होता है। वह अपनी माँ से कहती है, मेरी फिक्र मत करो, आप केबिन में जाओ, अगर आप बच गई तो मुझे कुछ नहीं होगा। अंजलि उसकी बात मानती है। वह दौड़कर केबिन तक पहुंचती है, लेकिन तभी गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना भयानक होता है कि अंजलि की मौके पर ही मौत हो जाती है और बस पानी में पलट जाती है। चिंटू किसी तरह सविता को उसकी सीट से छुड़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे निकाल लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सविता की सांसें थम चुकी थीं। चिंटू फिर भी हार नहीं मानता और आखिरकार उसकी बहन मौत को छूकर एक झटके में वापस लौट आती है। मतलब उन्होंने मौत को चकमा दे दिया और अब वह सुरक्षित हैं। कुछ दिन बाद दोनों भाई बहन एक पार्टी में जाते हैं, जहां सविता को एक अनहोनी का संकेत मिलता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक औरत कुकीज खरीदने जाती है। उसके पर्स से एक सिक्का गिरता है जो जाकर ट्रेन ट्रैक बदलने वाले हिस्से में फंस जाता है। उधर पार्टी में सविता के डैड उनकी मुलाकात अपने दोस्त से करवाते हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं। वह सविता के एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही कहते हैं, तुम मरी नहीं होगी, टेक्निकली तुम्हारी जान नहीं गई थी। इसने तुम्हारी रुकी हुई सांसें शुरू कर दी होंगी, लेकिन इस दौरान तुम्हारा दिल नहीं रुका होगा, तभी तुम बच पाई। इसी दौरान एक भयानक ट्रेन हादसा हो जाता है। अब मौत फिर से उनके पीछे है। वो पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन मौत से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार सविता और चिंटू का भी खेल खत्म हो जाता है।